Hello guys, welcome to Civil Staff. My name is Ritu. I hope you all are very well. So guys, आपको पता है सिविल स्टाफ 1 जुलाई से पेड बैच शुरू करने जा रहा है जिसमें सोशोलॉजी यूजीसी नेट दिसंबर 2024 के लिए तैयारी करवाई जाएगी। तो गाइज देखिए, अभी दिसंबर का यूजीसी नेट का सोशोलॉजी का जो एग्ज़ाम है उसके लिए मैं आज एक ऐसी स्ट्रेटजी लेके आई हूँ जिससे आपके अपने सब्जेक्ट सोशियोलॉजी में 80+ मार्क्स इजीली आ सकते हैं। बट शर्त ये है, जो मैं आपको कहूँगी वो चीज़ें आपको करनी होंगी। देखिए, कुछ बच्चे होंगे जो फ्रेशर होंगे, ठीक है, कुछ ऐसे होंगे जो रिपीटर होंगे, यानी कि ऐसे बच्चे जो पहली बार दे रहे होंगे, और ऐसे बच्चे जिन्होंने पहले नेट दिया होगा या पहले अटैम्प्ट दिए होंगे बट उनके क्लियर नहीं हो रहे हैं। तो उसके लिए मैं आज एक ऐसी स्ट्रैटेजी लेके आई हूँ जिससे आप लोगों को बहुत हेल्प होगी। आप प्लीज़ इन चीज़ों को फॉलो करना। कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कौन कौन सी चीज़ें पढ़नी हैं, कौन सी नहीं पढ़नी है, कब पढ़नी है, ये सारी चीज़ें, ये 6 मंथ की स्ट्रैटेजी, ये 6 मंथ की स्ट्रैटेजी आज मैं आपको कंप्लीट बताऊंगी। सो प्लीज़ ध्यान से देखिए इस वीडियो को। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए। तो जैसा कि आपको पता है, हम टारगेट कर रहे हैं दिसंबर 2024 के लिए। अप्रॉक्स 1 जुलाई से लेके 1 जुलाई से हमारे पास दिसंबर तक पूरे 6 महीने हैं, और ये 6 महीने बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं जब आपको नेट क्लियर करना हो, जब आपका गोल प्रोफेसर बनने का हो, और जब आपको पीएचडी स्कॉलर बनना हो। तो प्लीज़ अगर आप अभी तैयारी शुरू कर रहे हैं तो इन चीज़ों को माइंड में रखना। यस, उससे पहले थोड़ी सी मोटिवेशन हो जाए, क्योंकि जब हम नई जर्नी की शुरुआत करते हैं तो खुद को एक सही सोच के साथ आगे बढ़ाना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। यस, तो आज की मोटिवेशन ये है कि कोई भी युद्ध रणभूमि से पहले मन भूमि में लड़ा और जीता जाता है। ये चीज़ मैं पहले भी जब 10 डेज़ की सीरीज़ लाई थी तब भी मैंने ये चीज़ आपको रिवाइज करवाई थी कि कोई भी युद्ध हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, आपको पहले मन से पूरी उसकी तैयारी करनी चाहिए कि हाँ, अगर मुझे एग्ज़ाम देने जाना है तो मेरी तैयारी कैसी हो, मेरी स्ट्रैटेजी कैसी हो, मैं कैसे पढ़ूँ, कितना पढ़ूँ, किन चीज़ों को पढ़ूँ, किन चीज़ों को ना पढ़ूँ। देखो गाइस, कंटेंट इतना ज़्यादा वास्ट है हमारे पास कि हमें लिमिट करना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हमें क्या नहीं पढ़ना है। सबसे बड़ी आज की जो डिमांड है वो यही है कि हमें पता हो कि हमें क्या नहीं पढ़ना है। ओके, चलो इन चीज़ों को याद रखना। दूसरी चीज़, सफल बनने के लिए सबसे पहला असफलता का डर मन से निकालना चाहिए। देखो गाइज, एग्ज़ाम क्या होगा, कैसा होगा, ठीक है, हम एग्ज़ाम क्लियर भी होगा कि नहीं होगा, इन चीज़ों से बढ़कर है कि जिस एग्ज़ाम को हम देने जा रहे हैं, जिसकी तैयारी हम शुरू करने जा रहे हैं, उसमें हमारा माइंडसेट ये हो कि हम अपना बेस्ट देंगे। एग्ज़ाम हो या ना क्लियर हो, हमारा जितना बेस्ट होगा, जितना हमें एक हमसे एक्सपेक्टेड है उतना हमने कर लिया तो वो मोर देन सफिशेंट होता है। असफल हो सफल हो ये हमारे हाथ में नहीं है, ये अलग चीज़ें होती हैं। ओके, तो जितना हमारे हाथ में है वहाँ से हम पूरा पूरा बेस्ट देंगे कि हमारा एग्ज़ाम बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो। यस, तो अभी आपको पता है सोशियोलॉजी की स्ट्रैटेजी मैं आपको बताने जा रही हूँ। उसमें आज मैं आपको एक ऐसी स्ट्रैटेजी बताऊंगी जो 6 महीने तक अगर आपने फॉलो की तो आपका एग्ज़ाम बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो सकता है। सोशियोलॉजी में 80+ स्कोर लाना कोई बड़ी बात नहीं है, बट ये है कि कुछ चीज़ें आपको पता हो, सही गाइडलाइंस हो आपके पास, सही से आप चीज़ों को मैनेज कर रहे हो। ठीक है, ये पूरी जर्नी है जो कहीं ना कहीं सिर्फ आपके एग्ज़ाम को डिसाइड नहीं करती है, बट आपकी स्ट्रैटेजी, आपका बिहेवियर, उन चीज़ों को भी कहीं ना कहीं असर डालती है। तो ये चीज़ें बहुत ध्यान से, बहुत पेशेंसली, बहुत कंसिस्टेंसी से आपको फॉलो करनी होगी। यस, सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि आपको सबसे पहली बात क्या होती है। आपको पता होना चाहिए जिस एग्ज़ाम को हम यूजीसी नेट सोशियोलॉजी, जिस एग्ज़ाम को आप लोग देने जा रहे हैं दिसंबर 2024 में, उसका सिलेबस क्या है,
कहाँ से पढ़ना है, मीडियम कौन सा है। सो गाइज यूजीसी नेट की जो ओरिजिनल वेबसाइट है वहाँ पर आपको सिलेबस मिल जाएगा। हालांकि मैंने सिलेबस पर एक वीडियो बना दी है, कितना पढ़ना है, कहाँ से आता है, कितना बाहर से आता है, वो सब कुछ मैंने आपको बता दिया है। फिर भी आप क्या करना, सबसे पहला काम ये होना चाहिए आपका कि आप सिलेबस की PDF डाउनलोड करो, और PDF हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। सिलेबस की PDF हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है यूजीसी नेट की ओरिजिनल वेबसाइट से, और सोशियोलॉजी का कोड 05 है। ओके, आप इसे वहां से डाउनलोड कर लेना, आपको सिलेबस, एक फॉर्मल सिलेबस मिल जाएगा कि क्या क्या पढ़ना है, कितना सिलेबस है, कितना एरिया कवर करना है एक एग्जाम के लिए। ओके, यस। अभी जब आप सिलेबस देखोगे तो उसमें आपको पता लगेगा कि हमारे सिलेबस में 10 यूनिट्स हैं। ओके, 10 यूनिट्स है, जैसे कि आपकी सोशियोलॉजी का थिंक करवा ली, रिसर्च पे, बेसिक पे, रूरल सोशियोलॉजी पे, स्टेट, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट, फैमिली, कल्चर और साइंस, ये 10 यूनिट्स आपके सिलेबस में मेंशन की गई है। डन, ठीक है। आप सवाल ये आता है कि किसको ज़्यादा पढ़े, किसको कम पढ़े, किसको कितना पढ़े। ओके, ये चीज़ें मैं आपको बाद में बताऊंगी, बट अभी हम स्ट्रैटेजी की बात कर रहे हैं। मेन चीज़ आपकी ये होनी चाहिए, क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है। ओके, यस, आपने सिलेबस डाउनलोड कर लिया, अभी आपको ये देखना है कि आप कितने घंटे पढ़ सकते हो। ये सबका अपना अपना होता है, इस पर मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी, बट आपके पास टाइम टेबल होना ही चाहिए कि आपने क्या टाइम टेबल का मतलब ये है, क्योंकि देखो 2 पेपर होंगे आपके, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 2 आपका होता है, पेपर 2 होगा 100 क्वेश्चंस का, और पेपर 1 50 क्वेश्चंस का, ठीक है। और सारे क्वेश्चन 2 नंबर के होंगे, मतलब आपको 2 मार्क्स मिलेंगे ईच क्वेश्चन, नेगेटिव मार्किंग कोई भी नहीं है। तो आपको ये चीज़ें मैनेज करनी है कि आपको कितने घंटे पढ़ना है, आपका प्रॉपर टाइम टेबल होना चाहिए। आप 8 घंटे की स्लीप लेते हो, जैसे भी आपका टाइम टेबल है, जितने घंटे की नींद है, नींद से कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, ठीक है। आपने नींद प्रॉपर लेनी है, आपने पेपर 1 के लिए टाइम रखना है। अगर आप पेपर 1 के लिए अभी से 3 घंटे भी देते हो डेली के, इज़ मोर देन सफिशेंट। क्योंकि देखो रिसर्च की यूनिट की बात करें, एनवायरनमेंट की, वो मैक्सिमम पेपर 2 पेपर 1 में दोनों में होती है, तो आपको कहीं ना कहीं उससे हेल्प हो जाएगी, ठीक है। आपने पेपर 2 कितने घंटे पढ़ना है, क्या चीज़ें पढ़ना है, आप पहली चीज़ आपकी यही होना चाहिए कि आपका प्रॉपर टाइम टेबल हो, डिसिप्लिन हो कि हाँ इतने घंटे ये पढ़ना है। तभी जाके आपको आइडिया होगा कि हाँ मैंने 1 महीने में ये चीज़ें कवर करनी है, 2 महीने में ये करनी है, लास्ट मंथ में ये होना है। तो सबसे पहले एक टाइम टेबल तो आपका ये बनेगा कि आप डेली क्या पढ़ोगे, ठीक है। जब टाइम टेबल की बात करते हैं तो आपको देखो 2 चीज़ों के होते हैं। पहला, आपका टाइम टेबल डेली बेसिस पर होना चाहिए कि डेली आपने कितने घंटे कौन सा टॉपिक पढ़ना है, किस यूनिट को पढ़ना है। वहीं एक टाइम टेबल, अगर आपको अपना प्रेशर कम करना है माइंड से कि हाँ इतना एग्जाम है, इतना सिलेबस है, 10 यूनिट पेपर 2 की है, 10 यूनिट पेपर 1 की है। दूसरा टाइम टेबल आपका ये होना चाहिए कि जो ये 6 महीने हैं, इन 6 महीने में मुझे कैसे पढ़ना है, किस टाइम कौन सा सिलेबस कवर होगा, किस टाइम कितनी यूनिट्स कवर होंगी। गाइज ये सारी चीज़ें जितनी भी होती है, ये सब चीज़ें एंड में आपके टाइम टेबल पर आ जाती हैं। आपका प्रेशर कम होगा, आपको पता होगा कि चीज़ें सिस्टमैटिकली हो रही है। ओके, यस। अब क्वेश्चन आपका अगला ये आता है कि आप जो स्टूडेंट्स हैं वो फ्रेशर हैं या रिपीटर्स हैं। फ्रेशर मैंने बोल दिया, वो बच्चे जो पहली बार दे रहे हैं, जिनको कोई एक्सपीरियंस नहीं है, और दूसरे वो बच्चे जिन्होंने पहले अटेम्प्ट दे चुके हैं एग्जाम का। ओके, पहले मैं ये बताऊंगी जो बच्चे फ्रेशर है, यानी कि नो एक्सपीरियंस, जिन्हें बिल्कुल भी एग्जाम का पहले एक्सपीरियंस नहीं है, उन्होंने पहले नहीं एग्जाम दिया है। तो आप लोगों ने क्या करना है, वो सारे बच्चे मैक्सिमम बीए वाले होंगे या मास्टर्स वाले होंगे, आप लोगों ने सबसे पहले सिलेबस डाउनलोड करना है। उसके बाद ये देखना है कि 6 महीने में कम से कम या मैक्सिमम बोलो, जुलाई से लेके अक्टूबर तक
1 जुलाई से लेकर अक्टूबर तक 4 महीने होते हैं, और इन 4 महीनों में जितना आपका फॉर्मल सिलेबस है पेपर 2 का, उस सब के नोट्स रेडी हो जाने चाहिए। मतलब आप इस तरह से डिवाइड करना सिलेबस को कि 4 महीनों में आप पूरे नोट्स बनाकर एटलीस्ट कंप्लीट कर लो, क्योंकि अक्टूबर तक अगर आपके नोट्स कंप्लीट हो जाएंगे तो आगे का जो नवंबर और दिसंबर का महीना होगा, नवंबर और दिसंबर के महीने में जो बच्चे फ्रेशर हैं उन्होंने क्या करना है, PYQs पढ़ने हैं। जितने 18 के बाद के मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वहीं से पेपर आता है। 2018 से लेके 2024 जून के जितने PYQ पेपर है और इसके लिए कौन सी बुक लेनी है, मैं आपको अपनी पहली वीडियो में बता चुकी हूँ। सिविल स्टाफ टीचिंग एग्जाम की ओरिजिनल वेबसाइट पे जाके आप वो प्लेलिस्ट देख सकते हो। क्योंकि गाइस पता क्या होता है, मार्केट में बहुत से बुक्स अवेलेबल है, इंग्लिश में, हिंदी में, बहुत सारी बुक्स है, बट प्रॉब्लम ये आती है इन बुक्स के आंसर में रिलायबिलिटी है या नहीं। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि हम एक एक क्वेश्चन को क्रॉस चेक करेंगे, हाँ ये करना चाहिए बट हम इन जनरल नहीं करते हैं। तो आप लोगों ने क्या करना है, मैंने बुक लिस्ट दे रखी है जो रिलायबल है, जिसके आंसर भी रिलायबल है, हिंदी में और इंग्लिश में दोनों अवेलेबल होगी वो बुक्स, ठीक है। उन बुक्स को देख लेना और PYQ प्रैक्टिस करना, क्योंकि PYQ किसी भी एग्जाम की आत्मा होती है। ओके यस। फिर आपने क्या करना है, मैंने अपने दोस्तों को मैक्सिमम बोलती थी कि जो आपका बुक्स नेम है, आपने पेपर देखा होगा, आपने देखा होगा कि मैक्सिमम 25 से 30 क्वेश्चन आपके बुक्स नेम से ही आते हैं। बुक्स नेम इन द सेंस 26 थिंकर में जो बुक्स नेम आएगी, क्रोनोलॉजी आएगी, बाकी यूनिट्स में जो बुक्स नेम है, रिसर्च में, बेसिक में, उन ऐसा करना, आप एक नोटबुक लगाना, वो सिर्फ होनी चाहिए बुक्स नेम के लिए। क्योंकि पूरी सोशियोलॉजी में अगर देखें तो 100-200 बहुत किताबें होती है और उनको रटते नहीं हैं। कीप इन माइंड, बुक्स नेम कभी रटी नहीं जाती है, उनको बस दवाई की तरह पीना है। लाइक डेली 10 मिनट उन बुक्स नेम के जो आपने लिखे होंगे उनको पढ़ना है और 6 महीने में आपको पानी की तरह बुक्स नेम याद हो जाएंगी। ओके आपने बुक्स नेम, क्योंकि 25-30 क्वेश्चन बहुत भारी होते हैं गाइस, इसमें बड़ा कुछ डिसाइड हो जाता है, तो बुक्स नेम छोड़ना बहुत बड़ी मिस्टेक होगी। आपने PYQs, बुक्स नेम, MCQs के लिए आप टेस्ट सीरीज ले सकते हो कोई भी, या मॉक कर सकते हो, है ना, वो चीज़ें बहुत ज़रूरी है। आजकल तो प्रैक्टिस सेट भी कितने सारे गूगल पे ऑनलाइन अवेलेबल हो जाते हैं, ठीक है। 4 चीज़ है मॉक। मॉक मैंने कई बार बोला है कि मॉक इसलिए नहीं होते कि आप खुद को टेस्ट कर रहे हो, आप खुद को कितना आता है ये सब मेजरमेंट नहीं होता। क्योंकि कई लोगों का ये अप्रोच होता है कि नहीं हम मॉक कैसे दे, हमें तो कुछ आता ही नहीं, अभी हमें तो पता ही नहीं है, हमें तो कुछ याद भी नहीं किया है, हमारा तो 0 ही होगा मॉक। ऐसा नहीं होता है। मॉक का जो बेसिकली पर्पस होता है, मॉक देने का जो बेसिक पर्पस होता है, पहली चीज तो मॉक से आपकी रीडिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी, स्पीड बढ़ जाएगी कि आपको कितने टाइम में आप चीज़ों को रीड कर रहे हो, ठीक है। आपको आइडिया हो जाएगा मॉक से कि कितने क्वेश्चन आते हैं, कैसे आते हैं, जो आपने पढ़ा है उसमें से कैसे क्वेश्चन बन रहे हैं। और कई लोग ये बोलते हैं कि मॉक को आप एंड में पढ़ो, मैं कभी ऐसा नहीं बोलती, मैं कभी नहीं बोलती कि आपको मॉक को बिल्कुल एंड में पढ़ना है। मैं ये कहूँगी जब आप अपना सिलेबस के नोट्स शुरू कर रहे हैं, अपने नोट्स बनाने शुरू कर रहे हैं, चाहे वो पेपर 1 के हो, 2 के हो, मॉक डेली लगाइए, चाहे 10 क्वेश्चन लगाइए, 20 क्वेश्चन लगाइए, उस टॉपिक पर डेली 15-20 क्वेश्चन लगा लीजिए मॉक के। पता क्यों गाइज, अगर आप नोट्स बनाते टाइम उन क्वेश्चन को लगाएंगे तो आपको आइडिया होगा कि हाँ जो मैं नोट्स बना रहा हूँ उसमें से कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आपके नोट्स को बनाने का जो मॉडिफिकेशन है वो अच्छी हो जाएगी, कंटेंट और अच्छे से आपका बनेगा। ओके तो मॉक्स के लिए मैं यही बोलूँगी कि मॉक्स को तैयारी के साथ साथ बनाएं, एंड में बनाने का इतना फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि अगर आपको उसमें लगा कि जो आपने पढ़ा है वो कंटेंट कहीं ना कहीं थोड़ा अलग है जो मॉक में आ रहा है क्वेश्चन, तो इसलिए मॉक साथ साथ लेना। इसी से आपका 360 डिग्री, यानी कि कोई भी टॉपिक पढ़ो उसको 360 डिग्री एनालिसिस से पढ़ो, यानी कि उस क्वेश्चन कहाँ से आया है, पहले कैसा आ रहा है, आगे कैसे बन सकते हैं। या तो एक और तरीका मैं आपको बताती हूँ, आपने ChatGPT का नाम सुना है?
दिस इज AI। ठीक है, आपने क्या करना है, इसको गूगल पे सर्च कर लो, आपको इजीली मिल जाएगा ये इस वेबसाइट पे। आपने क्या करना है कि जो आप टॉपिक पढ़ रहे हो, आपने उस टॉपिक को एज इट एज कॉपी पेस्ट कर देना उस पे। उसके बाद उसमें लिखना है कि मेक क्वेश्चंस ऑन दैट। तो जितने भी उस पैराग्राफ में क्वेश्चन होंगे वो सारे आपको चैट जीपीटी बना के दे देगा, वो एक तरह से आपका मॉक ही होगा। ठीक है, तो इन चीज़ों को ऐसे करोगे, क्योंकि देखो नोट्स लाइफ में एक बार बनते हैं। ऐसा है कि मास्टर्स टाइम में अगर आप हो या मास्टर्स हो चुकी है तो नोट्स तो एक ही बार बनाओगे ना, हर बार अपडेशन होती है। बट जब फर्स्ट टाइम नोट्स बनते हैं तो बहुत अच्छे बनने चाहिए, बहुत क्लैरिटी से बनने चाहिए, और क्योंकि आपने खुद के लिए बनाने हैं तो हमेशा ही काम आएंगे। उन चीज़ों को बहुत ध्यान से बनाना। चैट जीपीटी बहुत सही है, इससे आप ऐसा कर सकते हो कि मैंने आपको बता दिया है, आपने इनके मॉक प्रैक्टिस कर सकते हो। पैराग्राफ डालो एज इट एज, कोई भी टॉपिक पे जो आपने नोट्स बनाए हैं किसी थिंकर पे डाल दो, फिर उसमें लिख दो कि क्वेश्चन बना के दो इस पे, वो सारे क्वेश्चन आपको बना के दे देगा, वो आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, ये सबसे बढ़िया तरीका है कम टाइम में मॉक प्रैक्टिस करने का। ओके, इसके बाद मैंने आपको एक और चीज़ बताई। देखो ये सब था बिगिनर्स के लिए, मैंने आपको बता दिया बिगिनर्स को क्या करना है, 4 महीने अपने नोट्स कवर करने हैं, नोट्स बनाने हैं बहुत ही अच्छे से, बुक्स नेम अच्छे से लिखनी है हर जगह, और साथ में आपको इन चीज़ों को, क्योंकि देखो अभी आपका ये नहीं सोचना कि याद भी करना इतना बना ले, नो। अगर जिस टाइम जो काम कर रहे हो उस टाइम वही काम करना है। मतलब अगर नोट्स बनाने हैं तो ये नहीं सोचना कि इसे याद भी करना, नो। अभी मकसद होना चाहिए कि नोट्स बनाने अच्छे से, उसको मॉक प्रैक्टिस के साथ बनाना। मैंने कहा कि मॉक के साथ आपके नोट्स बनने चाहिए, ताकि आपको आइडिया होता रहे कि जिस टॉपिक पर आपका कंटेंट है, जिस पर आप नोट्स बना रहे हो, वो कितने अच्छे हैं। जुलाई से अक्टूबर का महीना ये लगा दो, बाकी का अगर टाइम आपके पास है उसमें आपने हल्की बहुत रिवीजन करनी है, मॉक प्रैक्टिसेस करने हैं, टेस्ट सीरीज होगी, पीवाईक्यूज होंगे। पीवाईक्यूज मैंने कई बार बोल दिया आपके लिए, ये आत्मा होती है किसी भी एग्जाम की, इसको आप नहीं मिस कर सकते हो। नेक्स्ट है आपके लिए रिपीटर्स। वो बच्चे जो रिपीटर हैं, जिनके पास पहले एग्जाम देने का एक्सपीरियंस है। अब देखो आप लोगों ने वो चीज़ें कर ली होंगी जो मैंने फ्रेशर के लिए बताई। ठीक है, तो आप लोगों ने क्या करना है, देखो अगर एग्ज़ाम नहीं हुआ, चाहे नेट हो चाहे जेआरएफ हो, तो कहीं ना कहीं तो मिस्टेक रही होगी ना। ज़रूरी नहीं है कि वो आपने पूरी प्रॉपर तैयारी ना की हो, ऐसा भी नहीं होता है। कई बार हो सकता है कि आपके पास जो कंटेंट हो वो पूरा तो हो बट इतना अच्छा नहीं हो, उसमें ज़रूरत हो और नई चीज़ें ऐड करने की। तो आपने क्या करना है, आपने 2 महीने यानी कि जुलाई और अगस्त, इन 2 महीनों में अपने नोट्स को अपडेट करना है। आपने शुरू से उनको देखना है कि कहाँ, मैंने जैसे मान लो आपका एक टॉपिक है कार्ल मार्क्स, हो सकता है एग्जाम में जो क्वेश्चन आया हो उस वाले कंटेंट पर आपके पास नोट्स ना हो। ठीक है, तो अपने नोट्स को अपडेट करना है। जितने 10 यूनिट्स हैं, 2 महीने काफ़ी होते हैं, ऐसा तो है नहीं कि आपको शुरू से नोट्स बनाने हैं। आपको उन्हीं नोट्स में कुछ नई चीज़ें ऐड करनी है, वेरियस सोर्स से करना। इग्नो बहुत सही सोर्स होता है, क्योंकि इसमें वैलिडिटी भी होती है और रिलायबिलिटी भी बहुत सही से मानी जाती है। तो इग्नो से अपने नोट्स को दोबारा से अपडेट करना 2 महीने, क्योंकि कहीं ना कहीं तो दिक्कत रही होगी ना आपके नोट्स में। ओके, यस, बाकी के टाइम 2 महीने आपके हो गए, जुलाई अगस्त का महीना आपने नोट्स अपडेट कर लिए। उसके बाद आपने क्या करना है, अल्टरनेट रिसोर्सेज। देखो गाइज, जब हम फर्स्ट तैयारी करते हैं कहीं ना कहीं हम इतने रिसोर्सेज फॉलो नहीं करते हैं। बहुत से बुक्स हैं हिंदी मीडियम में, इंग्लिश मीडियम में, वो हम नहीं पढ़ते हैं। तो आपके पास अभी टाइम है, जैसे एस एल जोशी की किताबें मैंने आपको वैसे अपनी फर्स्ट वीडियो में बता दिया था, जब मैंने 10 डे स्ट्रेटेजी बताई थी उसमें इंपॉर्टेंट बुक्स बताई है, आप चाहो तो उनको एक बार ज़रूर देख लेना। ठीक है, एस एल जोशी की काफ़ी अच्छी अच्छी बुक्स है थिंकर्स में। आपने क्या करना है, काफ़ी अलग अलग सोर्स, अब नए नए सोर्स आपने फॉलो करने हैं, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। दूसरी चीज़ आपने क्या करनी है, अपने जो आपने पेपर दिए हैं, ये नहीं कि सिर्फ पेपर दिया आंसर की आई मैच किए ख़त्म, नो। पेपर को एनालिसिस करो कि आपने जितने अटेम्प्ट पहले दिए हैं उसमें कौन से आपके वीक पॉइंट थे, कौन सा आपका अच्छा पॉइंट था, किस पे आपको अच्छी पकड़ करने की ज़रूरत है ना। पेपर को एनालिसिस करो, पिछले पेपर को। पीवाईक्यू तो सबके लिए मस्ट होते हैं, पीवाईक्यूज जितना पढ़ो
ऑप्शन के साथ पढ़ो। सपोज अगर एक क्वेश्चन है मैक्स वेबर की बुक्स का, तो देखो कि चारों बुक्स में क्या क्या बातें की गई है, ब्यूरोक्रेसी के बारे में किसमें है, उसके आइडल टाइप के बारे में किसमें बताया गया है। ओके, तो सारे ऑप्शन को, क्योंकि आप लोग रिपीटर्स हैं, तो आपने जैसे मान लो ये एक क्वेश्चन है, ठीक है, इसके ऑप्शन है ए बी सी डी, तो आपने ये सब देखना है कि इन चारों ऑप्शन, ये चारों ऑप्शन क्या है, इन चारों ऑप्शन के बारे में क्या क्या और चीज़ें फाइंड हो सकती है। चैट जीपीटी सबसे इजी और फास्टेस्ट सोर्स कह सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि आपको बहुत सोर्स आपके पास नहीं है, आप क्या करो, उन ऑप्शन को चैट जीपीटी पे देखो, हल्का सा रिवीजन ही हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन भी तो कहीं ना कहीं आपके सिलेबस से ही आएंगे, है ना। यस, दूसरी चीज रिवीजन। देखो गाइज, एक स्टूडेंट वो जिसका एग्जाम हो चुका है, एक वो जिसका नहीं हो रहा है, कहीं ना कहीं रिवीजन ही फर्क पड़ता है। देखो गाइज, आजकल कंटेंट इतना ज़्यादा अवेलेबल है कि आपको कोई भी कंटेंट हो, पेड हो, फ्री हो, कहीं से भी पढ़ो, कंटेंट की कमी नहीं है। लाइब्रेरी हर जगह अवेलेबल है, ऑनलाइन हर जगह अवेलेबल है, गूगल सबके पास एक्सेस होता है। फ़र्क जितना आता है, वो फ़र्क जो एक स्टूडेंट में जिसका क्लियर हुआ है और जिसका नहीं हुआ है, वो सिर्फ आता है फ़र्क आपका कंसिस्टेंसी में, क्योंकि यही एक चीज़ है जो सबके पास नहीं होती है। कंसिस्टेंसी हो गया, डिसिप्लिन हो गया, ठीक है, यही एक चीज़ इसमें फ़र्क आ जाता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि कंटेंट सबके पास सेम है। और रिवीजन, कई बार हम क्या करते हैं कि लाइक बस जितना कंटेंट है वो सारा बस पढ़ लेना है, याद कितना है वो पता नहीं, बट पढ़ लेना है, ठीक है, ऐसा नहीं करना है। आप लोगों ने प्रॉपर रिवीजन करनी है, क्योंकि क्वांटिटी जितनी ज़्यादा मैटर करती है, उससे 100 गुना ज़्यादा मैटर करती है कि क्वालिटी। चाहे आपने 50% सिलेबस पढ़ा हो, बट आपको ऐसा हो कि लाइक उसमें कुछ भी आए मैं कर लूँगा, ऐसी वाली बात। ओके, तो रिवीजन सबसे बड़ी चीज़ है। नोट सबको इजीली मिल जाते हैं, बहुत बड़ी बात नहीं है, मेन है रिवीजन। रिवीजन से ही फर्क आता है, क्योंकि चीज़ों को देखो, कई लोग कहते हैं रट्टा नहीं लगाना चाहिए, बट आई बिलीव रट्टा आपको लगाना ही पड़ेगा, रट्टाफिकेशन करनी ही पड़ती है, क्योंकि सारा कंटेंट आप समझ के नहीं कर सकते। अब बुक्स में आप क्या समझोगे, बुक्स को वो तो रटनी पड़ेगी ना, बुक्स नेम एज इट एज है, डेट ऑफ बर्थ एज इट एज है, तो इन चीज़ों को आपने दोनों चीज़ लेके चलना है, अंडरस्टैंडिंग भी, रट्टाफिकेशन भी। हाँ, रट्टा का मतलब ये नहीं है कि 24 घंटे पढ़ते रहो, बोलते रहो, बोलते रहो, नो, आपको दिन में रखना है, जैसे मैंने आपको बताया बुक्स नेम का, कि दिन में 10 मिनट रखो 6 महीने तक, कि 10 मिनट जो बुक्स नेम है उनको 1-2 बार पढ़ना है, बस। डेली पढ़ोगे और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपको बुक्स नेम सारी की सारी याद हो जाएंगी। ओके, यस, तो रिवीजन पर सबसे पहला फोकस आपका होना चाहिए, ठीक है। कई बार कंटेंट कवर करने के चक्कर में हमारा सिलेबस कवर नहीं होता, हम रिवीजन नहीं कर पाते हैं, तो रिवीजन ज़रूरी है। ओके, यस, अब देखो बात आती है नोट्स मेकिंग की, ठीक है। आपने क्या क्या चीज़ें अपने नोट्स में ऐड करनी है, जो कि बहुत ज़रूरी है। पहली चीज़ तो थियोरेटिकली नोट्स मेकिंग। आपने जो पहले जो आप फर्स्ट वाले नोट्स बनाओगे ना, थिंकर्स पे बनाओगे, तो बहुत ही डीप में बनाना, आप 5-6 सोर्स को मैक्सिमम फॉलो करना, क्योंकि लाइफ में इतना टाइम फिर नहीं मिलेगा आपको कि आप दोबारा से उतनी डेप्थ में नोट्स बनाओ। ओके, तो फर्स्ट टाइम बना रहे हो, बहुत ही तसल्ली से, तभी मैंने बोला 4 महीने काफ़ी होते हैं, ठीक है, 4 महीने मोर देन सफिशेंट है। नोट्स बहुत थियोरेटिकली बनाना, अच्छे से बनाना, जो फर्स्ट रीडिंग होगी। कल को आप प्रोफेसर बनोगे, आपको अगर आपको चीज़ें थियोरेटिकली याद नहीं होंगी, सिर्फ रट्टाफिकेशन होगा, तो नहीं रहेगा ना वो चीज़ सही। ओके, दूसरी चीज़ बुक्स नेम, मैंने आपको बोला बुक्स नेम के लिए तो आप अलग से कॉपी लगा लेना, चाहे आपको पीवाईक्यू से बुक नेम मिले, चाहे आपको सिलेबस से मिले, कहीं से भी मिले, उन बुक्स नेम को वहाँ ऐड करना और डेली पढ़ना 5-10 मिनट। थिंकर शॉर्ट नोट्स, जब आप देखो 26 थिंकर है जो फॉर्मली आपको दिए गए हैं, इन 26 थिंकर के तो पहले आपने थियोरेटिकली नोट्स बनाने हैं, उसके बाद मैक्सिमम मैक्सिमम आपने एक पेज में ऐसे कीवर्ड नोट्स बनाने हैं कि आपका पूरा एक थिंकर एक पेज में आ जाए। लाइक उनके की टर्म लिखे, जैसे मैक्स वेबर है, आइडियल टाइप, जितना उनका ब्यूरोक्रेसी पे एक लाइन, मतलब
एक पेज में एक थिंकर कवर हो, मैक्सिमम 26 पेज में आपके शॉर्ट्स नोट बनने चाहिए 26 थिंकर के, ऐसी तैयारी होनी चाहिए आपकी। और डेट ऑफ बर्थ से मेरा मतलब ये है कि जितना भी जो कुछ 26 थिंकर में आपने देखा होगा, हर बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि कौन सा थिंकर पहले आया, किसने पहले फंक्शनलिज्म दिया, किसने पहले स्ट्रक्चरलिज्म पर काम किया। ओके, तो आपको डेट ऑफ बर्थ हमेशा रटनी ही पड़ेगी। इसको आपको, चाहे आप इसको बुक्स नेम से ऐड कर लेना, बट इनको ज़रूर पढ़ना, ठीक है। ये चीज़ें ऐसी हैं जो आपके स्कोरिंग है और जिनको आप बिल्कुल भी मिस आउट नहीं कर सकते। जब एग्ज़ाम आएगा तो आपके बुक्स नेम, आपके थिंकर नेम, उनकी डेट ऑफ बर्थ और करंट अफेयर। जैसे अभी क्वेश्चन आया था, मैक्सिमम ने उसको भी गलत किया, कि वुमेन रिजर्वेशन जो बिल है 2023, उसमें कितना परसेंट दिया गया है एलएस में और आरएस में? वो दिया गया 33%। 50% की तो अभी वहाँ पे बात चल रही है कि जो लोकल लेवल है वहाँ पर दिए जाएंगे, बट अभी ऐसा कुछ नहीं हुआ है। बट आपको याद रखना है थोड़ा बहुत, हल्का हल्का, इतना करंट अफेयर नहीं आता है, बट हल्का हल्का आपको एनवायरनमेंट के बारे में पता हो, हल्का हल्का कुछ पता हो कि क्या चीज़ें नई आ रही है साइंस टेक्नोलॉजी में, एनवायरनमेंट में कौन सा फैमिली का नया रूप आ रहा है, ठीक है। जैसे अभी 1-2 साल पहले एक ईशा बिंदु थी, उन्होंने खुद से शादी की, दैट कॉल सोलोगैमी। तो आपको पता होनी चाहिए कि ऐसे ऐसे नए नए फॉर्म्स भी हैं मैरिज के, फैमिली के। ओके, दूसरी चीज़ आपको ये याद रखनी है, देखो नोट्स के लिए, देखो आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो पहली चीज़ आप तो यूट्यूब फॉलो कर सकते हो, एक चैट जीपीटी इतना रिलायबल नहीं है, बट आपको कुछ चीज़ें बहुत सही से उसमें मिल जाती है, ठीक है। आप उस पर थोड़ा बहुत ट्रस्ट तो कर सकते हो। विकीपीडिया हो गया, विकीपीडिया बहुत बढ़िया सोर्स है, अगर आपको थिंकर को देखना हो, उनका ईयर देखना हो, उनकी बुक्स देखनी हो, वो सब आपको बेस्ट मिल जाएगी विकीपीडिया पे। ओरिजिनल सोर्स से मेरा यहाँ मतलब है कि आपके पास ओरिजिनल बुक्स होनी चाहिए। देखो नोट्स की मेहनत एक ही बार की होती है लाइफ में, तो नोट्स को ओरिजिनल सोर्स से बनाना, हिंदी मीडियम की इतनी सारी बुक्स हैं, वो उन सबके पीडीएफ भी तो मिल जाते हैं, अब उन पीडीएफ से भी उन चीज़ों को कवर करना। ओके, यस, इग्नो से नोट्स। इग्नो, जब हम रिलायबिलिटी की बात करते हैं, वैलिडिटी की बात करते हैं, जहाँ से मैक्सिमम नेट में क्वेश्चन आते हैं, दैट इज इग्नो। इग्नो के नोट्स ऑनलाइन अवेलेबल हैं, सारे नोट्स अवेलेबल है, टॉपिक सर्च करो आपको नोट मिल जाएंगे। यहाँ से आपने पूरा कंटेंट अपना बनाना है, ओरिजिनल बुक्स फॉलो करना, इग्नो फॉलो करना, कुछ ना मिले विकीपीडिया, गूगल से आप कर सकते हो चीज़ों को क्लियर, ठीक है। यस, नेक्स्ट है मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट। देखो गाइज, मैंने आपको कई बार बोला है, जो एक एग्ज़ाम होता है वो सिर्फ आपकी हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क से थोड़ा ज़्यादा होता है, जहाँ पर हम अपना, देखो एक बच्चा जिसने एग्ज़ाम निकाला है और एक वो जिसने का एग्ज़ाम नहीं निकला है, उसमें कहीं ना कहीं मेंटली भी चीज़ों का फ़र्क होगा थोड़ा, कि हाँ उसने उन चीज़ों को खुद को मैनेज किया होगा, खुद को चीज़ों को स्मार्टली वर्क किया होगा, है ना। तो ये पूरी एक जर्नी होती है जो आपका बिहेवियर, आपका कॉन्फिडेंस, आपकी बहुत चीज़ें बदल के जाती है जब एक एग्ज़ाम क्लियर होता है। ओके, तो आपको क्या करना है, शॉर्ट नोट्स हमेशा बनाने हैं। पहले आपने फ्रेशर हो तो लॉन्ग नोट्स जब बनाओगे पूरे कंप्लीट नोट्स वो बनाने हैं। उसके बाद आपने जब रिवीजन करोगे, हमेशा रिवीजन करना लिख लिख कर आपकी रिवीजन होनी चाहिए। कोई टाइम नहीं लगता है, कोई चीज़ पढ़ो, एक थिंकर पढ़ो, जो आपको याद आया उसको कॉपी में लिख लिया कि हाँ आज मैंने इतना पढ़ा, 4 लाइनें थी, 5 लाइनें थी, बस। ओके, ये चीज़ें रिवीजन में बड़ी काम आती है, क्योंकि जब एग्जाम को 20 दिन, 25 दिन, 1 महीना रहता है तो लगता है कि इतना कंटेंट है हमारे पास, कैसे कवर अप करेंगे। तो उसके लिए शॉर्ट नोट्स बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाते हैं। रिवीजन आपने करनी है, फोकस ऑन क्वालिटी नॉट क्वांटिटी। मैंने आपको ये चीज़ पहले भी बता दी कि आपका फोकस होना चाहिए कि जितना आप पढ़ो वो आपको अच्छे से आता हो, ठीक है। कोई बात नहीं अगर कई बार सिलेबस छूट जाता है, पूरा कवर अप नहीं हो पाता है, डोंट वरी, बट जितना आपके पास हो एटलीस्ट वो इतने अच्छे से कंटेंट आपका रेडी हो कि आपको एग्जाम में कुछ भी आ जाए उससे क्वेश्चन, आप उसको अटेम्प्ट कर पाओ, ठीक है। यस, ट्रिक्स बना लेना। जब मैं बात करती हूँ बुक्स की, क्रोनोलॉजी की, तो वो ट्रिक्स से ही याद होंगी। तो क्रोनोलॉजी हमेशा एग्जाम में आती है, 5-6 क्वेश्चन क्रोनोलॉजी पे होते हैं, बहुत सारे थिंकर्स पर होते हैं, तो क्रोनोलॉजी मिस आउट नहीं करनी है। नेक्स्ट है लिंकिंग मेथड। लिंकिंग मेथड का अच्छा एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ। अभी एग्जाम में क्वेश्चन आया था, पॉलिटिकल मैन।
आप लिंकिंग मेथड कैसे करोगे यूज? मान लो लिपसेट ने दिया है ना ये वाला कॉन्सेप्ट, अभी आपको देखना है कि इस वे में और कौन सा टॉपिक है। जैसे कि देखो मार्जिनल मैन है, मार्जिनल मैन है, फैमिली मैन है, इससे कॉन्शियसनेस का भी जुड़ा एक तो क्वेश्चन, जैसे फॉल्स कॉन्शियसनेस, क्लास कॉन्शियसनेस, डुअल कॉन्शियसनेस, है ना, डबल कॉन्शियसनेस। तो वो आपने मेथड यूज करना है जिसमें राइम बनती हो कि हाँ इसका आंसर क्या होगा, और उनको हमेशा लिखते रहना। दूसरी चीज ये, मान लो आपको यहाँ पर आगे कि आप पढ़ रहे हो पॉलिटिकल मैथ्स बाय सिम्योन लिपसेट, तो आपको ये याद आना चाहिए कि सिम्योन लिपसेट के और कौन से कॉन्सेप्ट थे। जैसे कि आपका क्लीवेज थ्योरी सिम्योन लिपसेट ने दिया था। फिर आपको अगर आप ये पढ़ो कि मार्जिनल मैन पर को किसने काम किया है, चलो आपको पता है कि रॉबर्ट ई पार्क ने दिया है, ठीक है। अब आपको ये याद आना चाहिए पढ़ते पढ़ते कि रॉबर्ट ई पार्क किससे जुड़े हैं, वो जुड़े हैं अर्बन सोशियोलॉजी से, ठीक है। रूरल अर्बन कॉन्टिनम पर उन्होंने काम किया है, ठीक है। तो आपको ये सब चीजें ऐसे याद होनी चाहिए, ठीक है, कि आपको रिवीजन में, रिवीजन ऐसे ही होती है, हमेशा आपको सारा कंटेंट हर जगह नहीं मिलेगा, कुछ चीज़ें यहाँ होंगी, कुछ चीज़ें वहाँ होंगी, आपने उनको लिंक करना है कि अच्छा इस पे और क्या कॉन्सेप्ट थे, इस पे और क्या चीज़ मैंने पढ़ी थी, उस वो सबसे बढ़िया तरीका होता है रिवीजन का। ओके, नेक्स्ट चीज़ है 10 आवर्स। देखो गाइज मैंने यहाँ पे लिखा है 10 आवर, क्योंकि देखो अभी आपको नोट्स मेकिंग करनी है तो टाइम तो लगेगा। तो अगर आप घर के सारे काम करके या आप कॉलेज में हो कहीं भी हो, आपको मैक्सिमम 10 घंटे निकालने होंगे। देखो आप 8 घंटे भी सोते हो, क्लासेस भी लेते हो, तो 8 से 10 घंटे तो आपको नोट्स बनाने ही होंगे। डेली का ये रखो कि हाँ आज 2 थिंकर कवर करने हैं, कहीं से भी करने हैं, 1 थिंकर करना है, कहीं से भी करना है, जो चीज़ करनी है वो करनी है। अपने आपके प्रायोरिटीज चीज़ें आपको पता होना चाहिए कि प्रायोरिटी पे मेरे डेली के कौन से काम हैं। ओके, चेंज सिटिंग पोजीशन, अभी मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि 10 घंटे लगातार एक पोजीशन पर बैठ के पढ़ना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। आप लोगों ने क्या करना है कि चलो आप पौना घंटा बैठ गए, मतलब 45 मिनट्स बैठ गए, उसके बाद आप चलो थोड़ी घूम लिए 5 मिनट 10 मिनट, पानी प्रॉपर पी लिया, बैठ के पढ़ लिए, लेट के पढ़ लिए, यूट्यूब की वीडियो लेट के देख ली, है ना, थोड़ा चल चल के पढ़ लिया, है ना। तो ऐसे चीज़ों को रिवाइज करोगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि चुटकियों में आपके 10 घंटे खत्म हो जाएंगे। और हाँ, कभी भी ऐसा नहीं करना है कि लाइक आप, कई बार हम बोर हो जाते हैं कि लाइक सुबह से थिंकर ही तो पढ़ रहे हैं, ऐसा मत करना। पेपर 1 बीच में पढ़ लेना, बीच में कोई और यूनिट पढ़ लेना, कोई इंटरेस्ट की पढ़ लेना, बट अगर 10 घंटे 8 घंटे देने हैं तो प्रॉपरली डेली देने ही होंगे। मज़े मज़े में पढ़ाई होगी, एक पोजीशन में एक चीज़ों पर स्टक होके नहीं होती है पढ़ाई। आपको उनको माइंड को हमेशा कुछ नया देना होता है ना, तो आपने चीज़ों को ऐसे रिवाइज करना है। उसके बाद प्रॉपर स्लीप, मैंने यहाँ पे लिखा है प्रॉपर। देखो गाइस कई लोग सोचते हैं कि हम 4 घंटे सोएंगे, हम तो भाई 5 घंटे ही सोएंगे, उससे ज़्यादा हम नहीं सोने वाले, हमारा पेपर है 6 महीने में, हमें नोट्स बनाने, नहीं काम आएगा। मैंने बहुत किया था, नहीं काम आता है इन चीज़ों से, बस हेल्थ इश्यूज आ जाते हैं और कुछ भी नहीं होता है। अभी देखो 6 महीने हैं, काम होके 8-10 घंटे, 8 घंटे तो मिनिमम सोना ही पड़ेगा आपको किसी भी तरह। आप जितना मर्जी कह लो भाई, आपको समझना होगा कि हम जो हैं वो इंसान हैं, मशीनें नहीं हैं, कंप्यूटर भी नहीं है कि लाइक 24 घंटे चलते रहे। नो, आपको समझना होगा कि हम इंसान हैं और दिमाग को प्रॉपर रेस्ट चाहिए। दिमाग को रेस्ट मिलेगा तभी पेपर अच्छा होगा, तभी चीज़ें रिटेन कर पाओगे, तभी होता है। अभी कई लोग 5 घंटे सोते हैं बस और बोलते हैं कि पेपर में याद ही नहीं है, कैसे आएगा याद? दिमाग को रेस्ट चाहिए। और अब देखना, अगर आप प्रॉपर स्लीप लोगे ना तो बाकी के जो आप 10 घंटे पढ़ोगे वो बेस्ट जाएंगे। अदरवाइज कई बार आप ऐसा करते हो कि 5 घंटे सोते हो कि हाँ मैं तो 4 घंटे सोना है आज मैंने, उसके बाद पढ़ना है, बट आपने नोटिस करना उस दिन आपकी पढ़ाई अच्छी नहीं होगी, आप जब पढ़ोगे वो याद नहीं रहेगा। तो स्लीप से कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। स्लीप सबसे, मैं बोलूँ सबसे पहली चीज़ आपकी यही होनी चाहिए कि आपकी नींद प्रॉपर हो, नींद प्रॉपर हो, आपके टास्क कंप्लीट हो, बस। आपने देखो शुरुआत जब करनी है तो बेसिक रीडिंग से करनी है। बेसिक, मान लो आप ये भी कर सकते हो कि पहले आप 3rd यूनिट है ना जो बेसिक की, यूनिट 3rd नेट के सिलेबस की है बेसिक पे, बेसिक इंस्टीट्यूशन पे, आप चाहो तो उनसे शुरू कर लो अगर आपको लगता है कि कुछ टर्म्स आपको नहीं पता है। ओके, की थ्योरीज एंड कॉन्सेप्ट, बिल्कुल। प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको करने मैंने बता दिए हैं, मॉक टेस्ट हो गए, पीवाईक्यूज और रिवीजन नोट्स। रिवीजन नोट्स बहुत मस्ट होते हैं,
रिवीजन नोट्स यानी कि ये नहीं करना है कि बस एक बार नोट्स बना लिए बस अब दोबारा कुछ नहीं करना है, नो। जब भी पढ़ो, जब भी रिवाइज करो, उनको लिख लिख के करो, और वो आपके नोट्स तो रेडी हो रहे हैं। देखो जब मैं अपना बताऊं, जब मैंने 26 थिंकर अपने लिए बनाए थे तो मुझे शायद लगभग 1 महीना लग गया था उन थिंकर्स को कवर अप करने में। तो उसके बाद मैंने अभी तक लगभग उनको 10 बार पढ़ लिया होगा, और बस उसके 5-7 नोट्स बुक अलग से बन चुकी है, क्योंकि ये नोट्स काम ही आएंगे ना आपके। लिखा हुआ कहाँ जाता है, 2 मिनट भी नहीं लगते लिखने में। एक वर्ड आपने पढ़ा कि हाँ आइडियल टाइप मेन है, इसको लिख लेते हैं, वो चीज़ें आपको रिवीजन टाइम में काम आएगी। आपके बहुत सारे और एग्जाम होंगे इससे जुड़े हुए, उनमें काम आएगी। ओके, अपना लिखा हुआ कभी वेस्ट नहीं जाता, अपने लिए फायदेमंद होता है। अब ये आता है हाउ टू मेक नोट्स। देखो कई लोग नोटबुक्स यूज़ करते हैं, आई प्रेफर कि आप लोग स्पाइरल बाइंडिंग यूज़ करो, क्योंकि हमारे जो नोट्स हैं वो ऐसा तो है नहीं कि लाइक आज बन गए अब खत्म, इसके बाद कुछ नहीं है। नो, हमारे नोट्स हमेशा अपडेट होते रहते हैं, मॉडिफाई होते रहते हैं, कुछ ना कुछ नया ऐड होता रहता है। अगर आप स्पाइरल बाइंडिंग का यूज़ करोगे ना, तो आप बाद में उसमें नए पेज ऐड कर सकते हो, कोई पेज निकाल सकते हो, एक्स्ट्रा पेज डाल सकते हो, है ना। तो आई प्रेफर कि उस पर यूज़ किया करो फ्लो चार्ट से। जब भी पढ़ाई करो फ्लो चार्ट्स बनाओ, माइंड मैप्स बनाओ, क्योंकि ये माइंड मैप्स हो गए, फ्लो चार्ट्स हो गए, ये दिमाग में इजीली पिक्चर हमारी कवर हो जाती है, हमारे को माइंड में छप जाती है और वो चीज़ें नहीं भूलती है। ठीक है, एवरी टॉपिक फ्रॉम वेरियस बुक्स ये बता चुकी हूँ। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग, जब भी शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, ये नहीं करना है कि शुरू में बना दिए बस भी तो शॉर्ट से शुरू करूंगा, मेरे से नहीं बनते लॉन्ग नोट्स, लास्ट में यही तो पढ़ने। नो, पहले थियोरेटिकली चीज़ें बनती हैं, उसके बाद शॉर्ट नोट जाते हैं। पहले बनाओगे तो आपको वो चीज़ें याद ही नहीं रहेगी, क्योंकि एग्ज़ाम जो एनटी है उसको पता है, एनटीए को ये बात अच्छे से पता है कि बच्चे कहीं ना कहीं कई बार बस यूं ही 10 दिन में 20 दिन में पढ़ के आ जाते हैं और डेप्थ में नहीं पढ़ी होती हैं चीज़ें। आप लोगों ने देखो, आपने देखा होगा पेपर में आते हैं स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन, तो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आपके सही होंगे किससे? ये क्वेश्चन सही होंगे आपके जो आप थियोरेटिकली नोट्स बनाओगे डेप्थ में। और पता है गाइस क्या होता है, जो थियोरेटिकल नोट्स होती है उसकी मेहनत एक ही बार होती है, उसके बाद हम उनको शॉर्ट्स में ही पढ़ते हैं। और जो आपके शॉर्ट नोट्स होंगे, इससे आपके जितने भी डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, जितने की एज इट एज क्वेश्चन आते हैं, वो वाले क्वेश्चन आपके इससे सही हो जाएंगे। यस, चलो देखो गाइस, आपको याद रखना है, मैंने आपको पहले भी बताया कि क्या पढ़ना है। पढ़ने के लिए बहुत कुछ है, टेलीग्राम है, यूट्यूब है, गूगल है, मतलब अथाह कंटेंट है आपके पास। बट जो आपने चीज़ याद रखनी है वो ये है कि आपको पता हो कि अगर मुझे ये नहीं पढ़ना है तो नहीं पढ़ना है। अपने सोर्स को लिमिटेड रखना, ये आपकी पहली चीज़ होनी चाहिए। सबसे पहले सिलेबस देखो, सिलेबस देखने के बाद देखो कि हाँ कौन कौन से सोर्स से मैंने पढ़ना है और अभी फिलहाल उन्हीं से पढ़ना है। ये चीज़ें माइंड में होनी चाहिए। ये नहीं कि आपने एक टॉपिक पर 10-20 पीडीएफ रखे हैं 100 MB के, उसका कोई मतलब नहीं है, वो कहीं काम नहीं आने वाला, टाइम वेस्ट ही होगा। आप लोगों को ये क्लियर होना चाहिए कि अगर मैंने इन बुक्स से, ये जो बुक्स मैंने हिंदी में ली है या इंग्लिश में ली है, अगर इनको पढ़ना है तो इनको ही पढ़ना है। आपका एक दायरा सेट होना चाहिए, वरना आप बहते जाओगे समुद्र में और पता भी नहीं चलेगा किसी को। ओके, तो उन नोट्स को ऐसे बनाना, आपका दायरा लिमिट हो कि हाँ इन बुक्स को मैंने पढ़ना है, इतने ही सोर्सेज लेने हैं फिलहाल के लिए। ऐसे करके पढ़ाई करोगे तो चीज़ें धीरे धीरे कवर होंगी। अगर एकदम पूरा था ब्रह्मांड सोचोगे कि नहीं मैंने तो सारा ही करना है, तो वो नहीं पॉसिबल है। ओके, यस। मैंने एक और चीज़ आपको बतानी थी जो मुझे लगा ज़रूरी है, वेट, क्योंकि मैंने आपको कहा ये सारी जर्नी सिर्फ पढ़ने की नहीं है, खुद को मेंटली प्रिपेयर करने की भी है। देखो मैंने आपको बता दिया आपको सिलेबस क्या पढ़ना है, फ्रेशर हो क्या पढ़ना है, रिपीटर हो क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, सब कुछ बता चुकी हूँ। अब मेन आती है मेंटली स्ट्रेटेजी की। मेंटली आपको चीज़ों को कैसे कवर अप करना है, कैसे उन चीज़ों को अपने आप को मैनेज करना है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं ये देखने में लगता है कि लाइक हाँ स्टूडेंट हैं हम लोग, देखने में लगता है कि हाँ हो जाएगा, ठीक है जैसा बोला है, बट वो ये चीज़ कोई नहीं बताता कि मेंटली आप चीज़ों से कैसे गुजरोगे, क्या क्या प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ेगी। पहली चीज़ डिसिप्लिन रहना, बिल्कुल ही
थोड़ा हार्ड है, थोड़ा सा लगेगा हार्ड कि ये नहीं हो पा रहा है, बट यू कैन ट्राई ना। अगर आप देखो, अगर आप डेली के आपने टारगेट रखा है कि आपको आज 10 घंटे पढ़ना है, अगर आप फर्स्ट डे में 5 भी पढ़ रहे हैं तो ठीक है, 5 पढ़ रहे हो, फिर 6 पढ़ रहे हो, फिर 7 8 9, कोई बात नहीं, बट डिसिप्लिन रहो। ठीक है, स्टार्टिंग में थोड़ा दिक्कत ज़्यादा लगता है कि नहीं हो रहा है, आप मॉरल डाउन हो जाओगे कि यार मुझसे तो नहीं हो रहा है। नो, ऐसा नहीं होता है। स्टार्टिंग में इनिशियल स्टेज में सभी के साथ ये चीज़ आती है। ओके, दूसरी है आपकी कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी सबसे ज़रूरी, मैंने आपको बताया, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि यही चीज़ है जो सबके पास नहीं होती है, ये सबकी सब्जेक्टिव होती है। और यहाँ जिसने नंबर खींच लिए कंसिस्टेंसी में, उसने मान लो पेपर में स्कोर कर लिया। ओके, एक्सक्यूजेज नहीं देने हैं। ये नहीं एक्सक्यूज मतलब ये नहीं कि तुम डायरेक्टली बोल रहे हो कि नहीं मैंने तो नहीं पढ़ना, मैं तो एक दिन बाद पढ़ूंगी। नो, एक्सक्यूजेज का मतलब यहाँ पे ये है कि आपको पता हो कि हाँ आपने आज पढ़ना है तो आज पढ़ना है, कल नहीं पढ़ना है। ऐसे बोलो कि नहीं कल पढ़ूंगा, नो, अगर आज की चीज़ है तो आज पर ही करो। ठीक है, उन एक्सक्यूजेस बिल्कुल भी खुद के साथ नहीं देने हैं, कोई भी नहीं देने हैं। आज का काम आज ही करना है। रियलिस्टिक गोल्स, ये सबसे बड़ी चीज़ हो जाती है। कई बार हम सोचते हैं कि लाइक आज तो हम 20 घंटे पढ़ डालेंगे, ये आज 26 के 26 थिंकर मैं पूरे नोट्स बना लूँगा। ये पॉसिबल ही नहीं है। आपके गोल्स ऐसे होने चाहिए कि हाँ आज मैं एक थिंकर कवर कर लूँगा, अच्छे से करूँगा, रिवाइज भी कर लूँगा। रियलिस्टिक गोल जितना आप कर पाओ। अगर आप सोचोगे कि इतना करना है और नहीं होगा तो आपका मोरल डाउन होगा। आप 2 दिन पढ़ोगे मुश्किल से वैसे, बट 4 दिन फिर बैठ जाओगे तो उसका क्या फ़ायदा, है ना। तो आप लोगों ने अपने गोल्स को बहुत ही रियलिस्टिक रखना है, जो कि पूरे हो पाए। रियलिस्टिक यानी कि वास्तविक। ऐसा नहीं कि गोल्स रखे हैं बड़े बड़े और आपसे हो नहीं रहा है। छोटे गोल रखना कोई ये नहीं होता कि आपके डेडिकेशन में कमी है। छोटे गोल का मतलब, छोटे गोल इन द सेंस कि आपके टारगेट ऐसे हों कि जो रियलिस्टिक हो। ठीक है, जो चाहे कम हो बट इतने हो कि आप पूरे कर पा रहे हो। अगर आपने सोचा कि आज में 3 घंटे पढ़ना है तो 3 घंटे आपका हो जाएगा। 3 घंटे पूरे होंगे ना आपके, तो आप में कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा कि हाँ आज मैंने 3 घंटे किए हैं, कल मैं 4 करूँगा, 5 करूँगा। ऐसे ऐसे चीज़ों को करना है। रियलिस्टिक गोल्स होना बहुत बड़ी प्रायोरिटी होती है। पॉजिटिव सेल्फ टॉक, यानी कि आप देखो, हो सकता है कि पहले आप रिपीटर्स हो सकता है आपका एग्जाम ना क्लियर हुआ हो, बट खुद को पॉजिटिव रखना है चीज़ों में कि हाँ होगा, नहीं हुआ था कोई बात नहीं, मैंने तैयारी नहीं की थी, चीज़ें ऐसी नहीं थी, अभी सब ठीक है, अभी मैं मेहनत करूँगा, दोबारा से दूंगा और बेटर होगा। क्योंकि नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है इस दुनिया में। आप लोगों ने खुद को, आपको कोई नहीं, इस एज में कोई नहीं आता बूस्ट करने, लेकिन आपने खुद को करना होगा। हमेशा हमेशा आपके साथ कोई नहीं होगा। रात को पढ़ते हो तो रात को कोई नहीं आपसे बात करने वाला होता है। ठीक है, खुद से सेल्फ टॉक करो कि हाँ ये चीज़ें ऐसे करनी है, हाँ मैं कर लूँगा, मुझसे हो जाएगा, थोड़ा डिफिकल्ट है बट कोई ना, मैं कर लूँगा। सबसे बढ़िया चीज़ यही होती है। यूट्यूब में जो दिखाते हैं ना मोटिवेशन, आग लगाने वाली, पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं, वो सब फालतू है। आप लोगों को क्या करना है, खुद से बात करनी है, खुद से करना है कि हाँ मैं, क्योंकि सबसे बड़ी जो मोटिवेशन हमें मिलती है वो खुद से मिलती है। ओके, नेक्स्ट है मैनेज एंग्जाइटी। एंग्जाइटी बिल्कुल भी नहीं करनी है, चीज़ें धीरे धीरे होती है, फ्लो में होती है। ऐसा नहीं सोचना है कि लाइक 10 दिन हो गए मैंने जो पढ़ा वो तो मुझे याद ही नहीं है। नो, चीज़ों में पेशेंस रखो, धीरे धीरे ही चीज़ें क्लियर होंगी। ठीक है, देखो कंसिस्टेंसी का मैं आपको एक मंत्र बताती हूँ। जब हम बात करते हैं ना कंसिस्टेंसी की, कंसिस्टेंसी एक ऐसी चीज है जो कभी भी दिखती नहीं है बट इट्स हैपनिंग। मतलब कंसिस्टेंसी हो रही होती है हमेशा। अगर हम सोचें, मान लो हम एक जिम हमने ज्वाइन किया है और हम वर्कआउट करते हैं, तो एक दिन में थोड़ी ना आपके मतलब पुशअप एकदम बढ़िया से आपकी बॉडी बन जाएगी, नहीं ना। तो चीज़ों को समझने की कोशिश करो कि कंसिस्टेंसी, अगर आप 10 दिन से कर रहे हो, 20 दिन से कर रहे हो, तो वो चीज़ें आपके अंदर हो रही है, बट हाँ वो दिखेगी एक दिन ज़रूर। ठीक है, तो कंसिस्टेंसी के लिए ये सोचना है हमेशा कि ये हो रही होती है हमारी बॉडी में, हमारे दिमाग में, हमें चीज़ें याद हो रही हैं, बट वो दिखेगा रिजल्ट कब, जब हमारा एग्जाम होगा। तो कंसिस्टेंसी के लिए ये नहीं सोचना कि ये चीज़ें याद ही नहीं हो रही है, ये तो हुआ ही नहीं अभी तक, इतना टाइम हो गया पढ़ते हुए, ऐसा नहीं होता है। कंसिस्टेंसी एक ऐसा मंत्र है जो दिखता नहीं है बट हो रहा होता है। ओके, यस। दूसरी चीज़ है विजुअलाइजिंग सक्सेस। हमेशा पॉजिटिव रहो कि आपका एग्जाम क्लियर होगा। ठीक है, सोचो कि लाइक एग्जाम क्लियर हो गया, आपने असिस्टेंट प्रोफेसर बन गए हो, नेट क्वालिफाई हो गया, सब लोग आपके पास हैं, जेआरएफ हो गया, पीएचडी स्कॉलर बन गए,
तो अगर आप मुझे ये ऐसा मानना है कि चीज़ें ना आपको कहीं ना कहीं अट्रैक्ट करती हैं। हम जितने भी पॉजिटिव वाइब्स हैं वो हमारी तरफ ज़रूर आती हैं। तो आप लोगों ने हमेशा ये सोचना है, जब भी सोते जाओ तो ये सोचो कि देखो अगर मेरा एग्ज़ाम हो गया तो मैं ऐसे ऐसे बनूंगा, ऐसे ऐसे करूँगा, ये मैं करूँगा। तो वो चीज़ें, पॉजिटिविटी आपको अपने ओर खींचेगी और आपका एग्ज़ाम ज़रूर क्लियर होगा। ये मुझे लगता है कि ये चीज़ करनी बहुत ज़रूरी है। हमेशा पॉजिटिव सोचो और आपको प्रेरणा मिलेगी कि वाओ कितनी अच्छा होगा जब ऐसा हो जाएगा, फिर मैं ये करूँगा वो करूँगा। इससे आप में और जोश बढ़ जाएगा एग्ज़ाम करने का कि हाँ अब तो करना ही है, अब तो करना ही है। वो चीज़ें फिर होनी शुरू हो जाती है। ओके, यूनिवर्स आपको वो चीज़ बिल्कुल देता है अगर आप उसके लिए बहुत ही शिद्दत से पढ़ते हो, शिद्दत से सोचते हो चीज़ों को। ओके, यस। मैनेजिंग टाइम इफेक्टिवली ये बता दिया है। प्रायोरिटाइजिंग टास्क, यानी कि दिन में बहुत सारे काम होते हैं, बट आपको पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ें प्रायोरिटी पर रखनी है, कौन सी चीज़ें पहले करनी है, कौन सी चीज़ें नहीं करनी है। ओके, यस। टेकिंग रेगुलर ब्रेक का मतलब ये है कि जैसे आप 45 मिनट पढ़े, 50 मिनट पढ़े, तो उसके बाद 5 मिनट का ब्रेक ले लो, पानी पी लो या थोड़ा टहल लो। ठीक है, उससे आपकी कंसिस्टेंसी 10 घंटे की बन जाएगी आराम से। ब्रेक ज़रूरी होते हैं। ऐसा नहीं होता कि 5 मिनट में कंसिस्टेंसी ब्रेक होगी, नो। 5 मिनट में वो एक रिलैक्स होता है, वो एक पॉइंट होता है, वो आपको चाहिए ही चाहिए। अगर आपके लिए पॉसिबल है तो पावर नैप लिया करो, क्योंकि मुझे लगता है जितना मैंने रियलाइज़ किया है, आप जितना रात में सोते हो उससे ज़्यादा आउटपुट आपके दिन में, अगर आप आधा घंटा भी 15 मिनट भी पावर नैप लोगे, बहुत अच्छी एनर्जी उससे मिलती है। ओके, यस। लर्निंग फ्रॉम सेटबैक्स, हो सकता है आपका एग्जाम दिया हो, नहीं हुआ हो, कम स्कोर रहा हो, बट उसको देखो ना कि चीज़ें कहाँ मिस हुई थी, कहाँ मैंने पढ़ाई नहीं की थी, कहाँ चीज़ें और बेटर हो सकती थी। राइट, यस। बिलीविंग इन योर सेल्फ, देखो आप पर विश्वास ना एनटीए करेगा, ना आपके कहीं ना कहीं घर वाले भी कई बार नहीं करते हैं। आपका विश्वास आपको खुद पर रखना होगा कि अगर मैं कर सकता हूँ तो मैं कर सकता हूँ। आपको इतना ट्रस्ट होना चाहिए कि हाँ ये चीज़ें मैं अगर सीखूंगा तो बिल्कुल हो जाएंगी। सबसे बड़ी चीज़ ट्रस्ट ही होती है, खुद के ऊपर होना। कॉन्फिडेंस, ट्रस्ट कहीं और कोई और नहीं देने वाला आपको। आपको खुद पे इन चीज़ों को रखना होगा, क्योंकि यही चीज़ें होती है जो आपका एग्ज़ाम को क्रैक करवाती है। अगर आप में देखो, मैंने ये चीज़ें क्यों बताई है, ये सारी चीज़ें हैं जो आपको अपने लिए समझनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इन चीज़ों को ध्यान से समझना। अगर आपको कुछ याद नहीं हुआ कि हाँ जो मैंने पॉइंट्स बताए हैं, मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगी, उन चीज़ों को पढ़ लेना। 6 महीने की स्ट्रैटेजी जब बनाओगे, इन चीज़ों को अपने माइंड में रख कर ही तैयारी करना। देखो यहाँ मैं 1-2 पिक्चर्स लेकर आई हूँ। पहले देखो ये वाली, सबको फील होता है? शुरू में होगा, तैयारी स्टार्ट करोगे तो कई बार ऐसा लगेगा कि लाइक बोझ है, कितना कंटेंट है पढ़ने के लिए मुझे, है ना। कई बार लगेगा, थोड़ा फ्रस्ट्रेशन भी आ जाएगी कि याद नहीं हो रही है चीज़ें। टाइम का भी रहेगा, टाइम भी देखो बीत रहा है, टाइम इतना कम है, और तुम ये चीज़ें सोच रहे होगे पढ़ते पढ़ते। ये जो बोझ है ना सारा आपके माइंड पे, ये कितनी किताबें हैं, इतना कुछ है, इतना भारी भारी लग रहा है, दुनिया का सारा बोझ ही मुझ पर आ चुका है ना। वो चीज़ें आपको पढ़ते पढ़ते आएंगी। देखो मुझे ऐसा लगता है कि अगर एक फेलर है और एक जिसका एग्ज़ाम हुआ है, या जो भी कह लो, वो सारी गेम आपका प्रेशर हैंडल करने की होती है। ये चाहे वो यूपीएससी देख लो, कहीं ना कहीं ये एग्ज़ाम, जो एग्ज़ाम लेते हैं उनका पर्पस यही होता है कि वो देख सके कि एक बच्चा जो इसकी तैयारी कर रहा है वो कितने लेवल का प्रेशर झेल सकता है। ठीक है, ये हम पर है कि हमें प्रेशर लेना है कि नहीं लेना है। कई चीज़ें, कई लोग होते हैं कि नहीं लेते हैं। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि जो प्रेशर ले रहा है वो पढ़ रहा है, जो नहीं ले रहा है वो नहीं पढ़ रहा है। इट्स ऑल अबाउट योर मेंटल स्टेट। ठीक है, आप लोगों ने देखो हैप्पी होके, मस्त होके पढ़ाई करनी है, टेंशन नहीं लेनी है, वॉक करनी है, प्रॉपर जो रूटीन है उसको फॉलो करना है। अपने डेली रूटीन को छोड़ के अगर आपको लगता है कि आप 20 घंटे पढ़ के एग्ज़ाम क्रैक कर लोगे, कोई मतलब नहीं है उसका, कुछ नहीं मिलेगा उससे, सिर्फ हेल्थ इश्यूज आ जाएंगे। ओके, तो आपने इन चीज़ों को याद रखना है। और देखो ऐसा ये ना प्रेशर, ये चीज़ें कुछ होती नहीं है एक्चुअली, ये हमारे मन का भ्रम होता है, हम क्योंकि हमें ये वर्ड्स पता है कि हाँ प्रेशर भी कोई चीज़ होती है, उसकी एक डेफिनेशन है, उसमें ये फील होता है, ये फील होता है। नो भाई, आप लोगों को बिल्कुल हैप्पी होके, टेंशन फ्री होके पढ़ाई करनी है, क्योंकि जो स्टूडेंट टेंशन फ्री होके पढ़ते हैं एग्जाम उन्हीं का क्रैक होता है। टेंशन लेके कुछ नहीं मिलने वाला आपको। और ये वही बात है ना, सोचोगे तो प्रेशर है, नहीं सोचोगे तो नहीं है,
सीधी सी बात है, तो नहीं सोचना आपने इन चीज़ों के बारे में, बिल्कुल ही फ्रीली होकर पढ़ाई करनी है, क्योंकि ये सारी गेम ही प्रेशर हैंडल करने की है। जो जितना पॉजिटिव होके रिलैक्स होके इन चीज़ों को हैंडल कर पाएगा उसका हो जाएगा, जो नहीं, क्योंकि ये चीज़ें जनरली आती है, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगी, मैं ये नहीं बोलती, बिल्कुल आएगी। एग्ज़ाम की तैयारी करोगे तो डेफिनेटली ये चीज़ें आपको फेस करनी होगी, बट आपको खुद को समझाना होगा, हर बार समझाना होगा कि नहीं प्रेशर नहीं लेना है, ठीक है चीज़ें हो रही हैं, और ये प्रेशर कैसे नहीं आएगा और ये हैप्पीनेस कैसे आएगी। आपने जो टाइम टेबल बताया है, टाइम टेबल बनाओ। देखो मैंने आपको एक बार रिवाइज करवा देती हूँ, क्या क्या चीज़ें मैंने आपको समझा दिया आज क्लास में। 2 तरह के बच्चे होंगे, ठीक है, प्रेशर और रिपीटर्स, जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं है, नो एक्सपीरियंस, और जिनके पास एक्सपीरियंस है। फ्रेशर के लिए टाइम टेबल तो दोनों के लिए ही मस्ट है, क्योंकि टाइम टेबल एक ऐसी चीज़ है जिससे आपकी चीज़ें, आपका प्रेशर, आपकी हैप्पीनेस सब कुछ मैनेज हो जाती है। ओके क्योंकि जब आपको पता होगा कि आपका ये सिलेबस इतने टाइम में ख़त्म होगा, ये यूनिट इतने टाइम में ख़त्म होगी, तो आपको प्रेशर आएगा ही नहीं, राइट। चलो, और देखो मैंने आपको और बता दिया, फ्रेशर के लिए क्या करना है, 4 महीने, फ्रेशर को 4 महीने नोट्स बनाने हैं प्रॉपरली, किसकी सहायता से, मॉक के साथ, विद मॉक, वेरियस सोर्स फॉलो करना, इग्नोर हो गया जितने भी सोर्स हैं। और रिपीटर्स के लिए मैंने एक और चीज़ बताई थी, आई थिंक मैंने वो चीज़ समझाई नहीं, रिपीटर्स कहाँ है, रिपीटर्स, यस, आप लोगों ने क्या करना है, देखो रिपीटर्स को मैंने बताया पेपर एनालिसिस 2 महीने, सिर्फ 2 महीने आपने अपडेट करने हैं नोट्स, जो आपकी चीज़ें रह चुकी हैं, पेपर एनालिसिस करो, रिवीजन करो। और हाँ एक चीज़ और, देखो पूरे इंडिया में बहुत सारे सेट होते हैं जो ऑनलाइन अवेलेबल हो जाते हैं, सेट हो गए, असिस्टेंट प्रोफेसर की बुक भी आती है PYQ पे, मैंने आपको बोला PYQ की बुक लिस्ट मैंने आपको बता दी है अपनी फर्स्ट वीडियो में, 10 डेज सीरीज पे जाना, फर्स्ट आपको वीडियो मिल जाएगा स्ट्रेटजी का, उसमें मैंने सब बुक्स बताई थी कि कौन से बुक्स PYQ के लिए पढ़नी है, आप उन बुक्स को ज़रूर पढ़ना। और हाँ मैं इसलिए बोल रही हूँ रिपीटर्स के लिए कि अगर आप सेट लगाओगे, सेट का एग्ज़ाम लगाओगे, असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम लगाओगे, पुराने पेपर देखोगे, तो आपको आइडिया होगा कि आपकी रिवीजन अच्छी हो जाएगी इन शॉर्ट, ठीक है। तो इन चीज़ों को ज़रूर फॉलो करना, अच्छे से तैयारी करना, क्योंकि ये 6 महीने की मेहनत, और हाँ मेंटली चीज़ों को हैंडल करना, मेंटली प्रेशर को हैंडल करना, उन चीज़ों को हैप्पीनेस के थ्रू करना, ठीक है। रिवीजन बहुत ही ज़्यादा मस्ट हो जाती है आपकी, यस मस्ट बी और मस्ट बी, ओके। क्या नहीं पढ़ना है ध्यान रखना, कंटेंट आपको इतना मिलेगा कि मतलब कमी ही नहीं है कंटेंट की, मेन चीज़ है कि आपको अच्छे से तैयारी करनी है, प्रॉपरली तैयारी करनी है और सिस्टमेटिक तैयारी करनी है, ओके। और एक चीज़ मैं आपको ये बोलूँगी, यस सिविल स्टाफ का नया बैच शुरू हो रहा है 1 जुलाई से, आप चाहो तो ऑनलाइन ऑफलाइन जैसा भी आपको कंफर्टेबल हो, आप इनरोलमेंट के लिए कॉल कर सकते हैं, ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, इसमें आपको स्टडी नोट प्रोवाइड करवाए जाएंगे, ऑफलाइन लाइव क्लासेस होंगी, वीकली क्लास टेस्ट होंगे और सब कुछ पेड नोट्स मिलेंगे। ये देखो ना गाइज, मैंने बताया हर वीडियो में कि मैंने 10 डेज 10 कॉन्सेप्ट, सिर्फ 10 कॉन्सेप्ट करवाए थे, स्टिल उसमें से 35 क्वेश्चन आए, तो जब पेड होंगे तो सोचो कितना क्वेश्चन आएगा। तो गाइज जो भी है जहाँ मर्जी से पढ़ो, सेल्फ स्टडी करो, जहाँ मर्जी से करो, बट आज जो मैंने क्लास ली है, आज जो मैंने चीज़ें बताई हैं वो आपको कोई नहीं बताने वाला, क्योंकि वो चीज़ें मैंने खुद ने फेस की है। इन चीज़ों को ध्यान रखना, रिवीजन नोट्स ऐसे करना, प्रॉपरली तैयारी करना। सो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें आपको मैं ये बताऊंगी कि कौन सी बुक लिस्ट आपको फॉलो करनी है इन 10 यूनिट्स के लिए। कोई क्वारी हो, कोई क्वेश्चन हो, कोई आपको टॉपिक नहीं समझ आ रहा हो, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। सो थैंक यू गाइज।